हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। ऑपरेशंस रिसर्च की सीरीज में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ऑपरेशंस रिसर्च में हम जो भी टॉपिक्स पढ़ते हैं, जो भी मेथड्स पढ़ते हैं, तो वो बेसिकली उनका क्या मोटिव होता है कि हम जो हमारी बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं हम उनको एक्सप्रेस करते हैं किसी मैथमेटिकल मॉडल की फॉर्म में और फिर हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, इसमें हम क्या करेंगे, हम अपनी बिजनेस प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करेंगे एक लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल की फॉर्म में और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग, यहाँ पर वर्ड लीनियर है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लीनियर इक्वेशंस की हेल्प से हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। राइट तो लीनियर इक्वेशंस, आई होप आपको इनका कॉन्सेप्ट पता होगा कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और उनको सॉल्व कैसे करते हैं। फिर भी सॉल्यूशन पार्ट तो हम आगे करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पहले क्या है कि आपको पहले जो प्रॉब्लम गिवन होगी स्टेटमेंट की फॉर्म में, पहले आपको उसे एक्सप्रेस करना आना चाहिए लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल की फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए, लीनियर वर्ड से पता लगता है कि जो भी हमारी इक्वेशंस होंगी उनकी डिग्री 1 रहेगी। ठीक है, वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 2 या y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो देखिए x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है। ठीक है, तो कहीं पर भी आपको x स्क्वायर या x क्यूब इस तरह की टर्म्स नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग में आपकी लीनियर इक्वेशंस यूज होंगी। वैसे यहाँ पर इन इक्वेशंस यूज होंगी, वो कॉन्सेप्ट अभी हम आगे पढ़ते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी आप इतना याद रखिए कि लीनियर प्रोग्रामिंग में हम क्या करेंगे, हम लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, चलिए, अब लीनियर प्रोग्रामिंग, पहले तो हमें वो मॉडल बनाना है, हमें पता होना चाहिए कि मॉडल कैसे बनता है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल में बेसिकली हमारे 3 कंपोनेंट्स रहते हैं और वो कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। देखिए, हमारी कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, प्रॉफिट को बढ़ाना ज्यादा से ज्यादा, तो हम उसे बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। राइट, और दूसरा कॉस्ट को मिनिमाइज करना, कॉस्ट, अपने खर्चे हमने कम से कम करने हैं। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या रहते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड कॉस्ट मिनिमाइजेशन। ठीक है, ये हमारे होते हैं ऑब्जेक्टिव्स किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। तो हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे, या तो वो मैक्सिमाइजेशन वाला क्वेश्चन होगा या फिर मिनिमाइजेशन वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज, हम कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं। हमें प्रॉफिट तो बढ़ाना है, कॉस्ट तो कम करनी है, लेकिन हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं कि हम तो चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो, कॉस्ट बिल्कुल कम हो। ठीक है, लेकिन हमारे कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, हमारी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे कि अगर हमें प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। अब ऐसा तो नहीं कि रॉ मटेरियल की अनलिमिटेड सप्लाई रहेगी, या फिर हमारे पास पैसे अनलिमिटेड होंगे, या फिर हमारे पास जमीन अनलिमिटेड होगी, या फिर हमारे पास जो प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स हैं वो अनलिमिटेड होंगे, या हमारे पास जो लेबर फोर्स है या वर्कर्स हैं वो अनलिमिटेड होंगे। ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। तो हमने उन रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए ही देखना है कि हमारे पास अगर इतने रिसोर्सेज हैं तो उन रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करके हम कैसे अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं या कॉस्ट कम कर सकते हैं, कितनी ज्यादा बढ़ा सकते हैं या कितनी कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लिमिटेशंस होती हैं हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की, उनके लिए इस मॉडल में हम वर्ड यूज करते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, तो पहली चीज होती है मॉडल की ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दूसरा होता है हम किन कॉन्स्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए, कंसिडर करते हुए हमें काम करना है, और लास्ट में हमारा एक और चीज इसमें आती है, नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट्स। इसका क्या मतलब है, नॉन नेगेटिविटी मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज, तो इसको हम नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट कहते हैं। मतलब कि जैसे हम बोलते हैं पैसे की बात करते हैं तो वैसा माइनस में नहीं हो सकता, उसकी वैल्यू या तो जीरो होगी, बिल्कुल नहीं है, या फिर पॉजिटिव वैल्यू होगी। अगर हम लेबर फोर्स की बात करते हैं तो हमारे पास या तो लेबर फोर्स बिल्कुल नहीं है, या फिर 1-2 लोग हैं, 10 लोग हैं, 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, तो लेकिन नेगेटिव -10 पीपल वी कांट हैव।
राइट। उसी तरीके से जो बाकी के भी रिसोर्सेज हैं वो हमारे, उनकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। रॉ मटेरियल -10 kg नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए हम उसके लिए एक और कंडीशन क्या अप्लाई करते हैं कि हमारे जितने कॉन्स्ट्रेंट्स हैं या जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी नॉन नेगेटिव वैल्यू होगी, या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। तो हमारा जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, हम एलपीपी शॉर्ट में बोलते हैं, या लीनियर प्रोग्रामिंग जो मॉडल बनेगा उसके हमारे ये 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स, कॉन्स्ट्रेंट्स एंड नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट्स, राइट। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं के लिए देखेंगे कि हमें किस तरह की इक्वेशंस बनेंगी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए एक इक्वेशन बनेगी, कॉन्स्ट्रेंट्स के लिए कुछ इक्वेशंस होंगी, जितने कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे उतनी इक्वेशंस, और एक लास्ट में नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट, इसकी एक कोई कंडीशन होगी, वो भी इक्वेशन की फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। तो हमारे ये 3 चीजें। तो अब आपको करना क्या होगा, जो भी हमें क्वेश्चन गिवन होगा, हमने पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स क्या हैं, उनके लिए हम उतनी ही इक्वेशंस बनाएंगे और साथ में ही मेंशन करेंगे नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद हम उन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। लेकिन आज के लिए हमारी वीडियो में हम सिर्फ कवर करेंगे प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन पार्ट। सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में हम क्या करेंगे, हमें स्टेटमेंट गिवन होगी और हम उसको एक्सप्रेस करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल की फॉर्म में, ठीक है। तो आइए अब ये सारी चीजें समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। देखिए ये क्वेश्चन है, अ फर्म इज एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग 2 प्रोडक्ट्स ए एंड बी। देखिए जब भी हमें यहाँ पर प्रॉब्लम जब भी एक्सप्रेस करनी है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक इजी चीज क्या रहती है कि आपको जो भी स्टेटमेंट गिवन है, आप पहले जैसे हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना, तो वैसे ही साथ साथ में जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको शॉर्ट में लिखते जाइए। उससे क्या होगा, आपको फिर वो मॉडल बनाने में बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, हमें क्या कहा गया है, अ फर्म इज एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग 2 प्रोडक्ट्स ए एंड बी। हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं ए और बी। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल। हम साथ साथ इंफॉर्मेशन लिखते हैं। ए के लिए क्या चाहिए, 2 kg रॉ मटेरियल, आरएम लिखते हैं शॉर्ट में, एंड 4 लेबर आवर्स फॉर प्रोसेसिंग, एंड 4 लेबर आवर्स, एलएच लिख लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है। And 4 labor hours for processing, whereas each unit of product B requires 3 kg of raw material. B को चाहिए 3 kg raw material and 3 hours of labor. 3 hours of labor, हम labor hours ऐसे short में लिख लेते हैं LH, right? और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, एवरी वीक द फर्म हैज एन अवेलेबिलिटी ऑफ 60 kg ऑफ रॉ मटेरियल एंड 96 लेबर आवर्स, ठीक है। ये आ गई हमारी अब लिमिटेशन, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि हमारी फर्म के पास हर हफ्ते सिर्फ 60 kg रॉ मटेरियल ही अवेलेबल रहता है और 96 लेबर आवर्स अवेलेबल रहते हैं। तो हमने इन्हीं को यूज करके अपना काम निकलवाना है, ठीक है। तो इसका मतलब रॉ मटेरियल जो है, हम या तो 60 kg यूज कर सकते हैं या उससे कम, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 60 kg। और लेबर आवर्स जो है, हमारे पास 96 लेबर आवर्स अवेलेबल हैं, तो या तो हम पूरे 96 लेबर आवर्स यूज कर लें या फिर उससे कम, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने लिखा है LH, लेबर आवर्स लेस देन और इक्वल टू 96। ये हमारी रिस्ट्रिक्शन आ गई। उसके बाद हमें गिवन है 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट A सोल्ड yields 40 rupees and 1 unit of product B sold gives 35 rupees as profit, ठीक है। अब हमें यहाँ प्रॉफिट गिवन है ना, तो इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। और उसके अलावा ए के एक यूनिट बिकने से हमें 40 रुपीज का प्रॉफिट होता है और बी का एक यूनिट बिकने से हमें 35 रुपीज का प्रॉफिट होता है, राइट। रुपीज लिख देते हैं यहाँ भी। Now formulate this problem as a linear programming problem to determine as to how many units of each of the products should be produced per week so that the firm can earn the maximum profit, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से भी क्लियर हो जाता है कि हमें क्वेश्चन में उन्होंने बोला है we have to maximize our profit, ठीक है। और हमें क्या चीज करनी है, we have to determine as to how many units of each of the products should be produced, ठीक है।
ए के हम कितने प्रोडक्ट्स बनाए, कितने यूनिट्स बनाए, और बी प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स बनाए, जिससे कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हमें प्रॉफिट मिलेगा इन कॉन्स्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अब जब हमें मॉडल बनाना है, हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना होता है अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन। राइट, ये चीज हमने कही थी। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा यहाँ पर क्या होगा, वी हैव टू मैक्सिमाइज। अब मैक्सिमाइज किसको करना है, देखिए कितने यूनिट्स, पहले तो देखो, जब हाउ मेनी यूनिट्स हमें नहीं पता ना, तो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं ए के हम लेते हैं सपोज x1 नंबर ऑफ यूनिट्स, और बी के हम लेते हैं सपोज x2 नंबर ऑफ यूनिट्स हम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो अगर हमने x1 नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस किए और एक यूनिट से हमें 40 रुपीज का प्रॉफिट मिलता है, तो टोटल प्रॉफिट ए से हमें कितना मिल गया, 40x1। ठीक है, ऐसा ही होता है ना कि अगर एक यूनिट से 2 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, तो 2 यूनिट से कितना होगा, 4 रुपए, है ना। तो 2 × 2, तो यहाँ पर अब x1 है तो हम 40 × x1 करेंगे। ठीक है, वैसे ही अगर एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी से 35 रुपीज का प्रॉफिट मिलता है, तो अगर x2 नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 35x2। और हमारी फर्म का टोटल प्रॉफिट क्या होगा, क्योंकि हम दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो दिस 40x1 प्लस 35x2 से हमें टोटल प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम इसको एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो वो फंक्शन कैसे लिखते हैं, हम उसको डिनोट करते हैं प्रॉफिट फंक्शन को z के साथ। z इज इक्वल टू, z हमें प्रॉफिट शो कर रहा है और इस प्रॉफिट को हमें मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 40x1 प्लस 35x2। राइट, उसके बाद हमें लिखने होते हैं हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स। तो हम कॉन्स्ट्रेंट्स देख लेते हैं हमारे क्या बनेंगे। कॉन्स्ट्रेंट्स हमारे बनते हैं, देखिए दो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, एक तो रॉ मटेरियल और दूसरा लेबर आवर्स का। ठीक है, अब देखिए टोटल रॉ मटेरियल हमारा हमारा कितना यूज होना है, प्रोडक्ट ए में एक यूनिट को 2 kg रॉ मटेरियल लगता है, और प्रोडक्ट बी में एक यूनिट बनाने में 3 kg रॉ मटेरियल यूज होता है। सो अगर x1 इज द नंबर ऑफ यूनिट्स, तो हमारा यहाँ टोटल रॉ मटेरियल कितना लगेगा, ए में 2x1, है ना, एक यूनिट में 2 किलो लगता है, तो x1 यूनिट्स में 2x1। वैसे ही बी के लिए, बी के अगर एक यूनिट में 3 kg रॉ मटेरियल लगता है, तो x2 इज द नंबर ऑफ यूनिट्स, तो रॉ मटेरियल कितना हो जाएगा इसका, 3x2। ठीक है, और इन दोनों को अगर हम टोटल करें, 2x1 हो गया, प्रोडक्ट ए में कितना रॉ मटेरियल लगना है, 3x2 हो गया, प्रोडक्ट बी में कितना रॉ मटेरियल लगना है। इन दोनों को टोटल करो, ए और बी में कितना रॉ मटेरियल लगना है, वो कितना 60 kg से ज्यादा नहीं लग सकता, क्योंकि ये हमारी लिमिटेशन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 2x1 प्लस 3x2 या तो इसके बराबर हो 60 के, पूरा यूज हो गया, या इससे कम, लेस देन और इक्वल टू 60। ये हमारा रॉ मटेरियल वाला कॉन्स्ट्रेंट है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, उसके बाद हम लिखते हैं लेबर आवर्स वाला कॉन्स्ट्रेंट। तो लेबर आवर्स क्या कहते हैं, हमारे पास टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल है 96, तो हम यहाँ अब 96 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ए और बी को मिलाकर हमारा कितने लेबर आवर्स लगने हैं। देखो, अगर हम प्रोडक्ट ए देखें, तो उसमें रॉ मटेरियल कितना लग रहा है, यहाँ पर हम शायद लिखना भूल गए जब हमने ये नोट्स बनाए। ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट, each unit of product requires 2 kg raw material and 4 labor hours। ठीक है, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी दिख नहीं रहा था, थोड़ा मिक्सअप हो गया, ये 4 लेबर आवर्स लिखा हुआ है। तो अगर हमारे पास एक यूनिट में 4 लेबर आवर्स लग रहे हैं, तो x1 नंबर ऑफ यूनिट्स में टोटल कितना लगेगा, 4x1। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट बी में 3 लेबर आवर्स हैं, तो अगर एक यूनिट को 3 लेबर आवर्स लग रहे हैं, तो टोटल x2 यूनिट्स हैं, तो टोटल कितना बन जाएगा लेबर आवर्स, 3x2। ठीक है, और ए और बी के दोनों लेबर आवर्स को मिलाकर वो 96 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4x1 प्लस 3x2, तो ये 96 के बराबर या इससे कम। ठीक है, तो ये टोटल शुड बी लेस देन और इक्वल टू 96। कॉन्स्ट्रेंट्स भी हमने लिख लिए। लास्ट में हमारी आती है नॉन नेगेटिविटी कंडीशन, एनएनसी शॉर्ट में लिख देते हैं।
और वो कंडीशन क्या होती है, हमने क्या कहा था, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड नहीं हो सकते, वो वो नॉन नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट का मतलब ये है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकते। तो हमारे यहाँ पर कौन से हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स बना रहे हैं ना ए और बी के, तो इसका मतलब हमारे -2 नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं हो सकते ए के। दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, 10 बना रहे हैं, 20 बना रहे हैं, 1000 बना रहे हैं, 5000 बना रहे हैं, बट -2 -10 -500 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब x1 number of units of A and number of units of B x2, ये दोनों की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, या तो हम कुछ नहीं बना रहे या फिर कुछ पॉजिटिव नंबर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी बनती है, ये तीन चीजें बन गई। तो इसका मतलब हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल की फॉर्म में। तो अब हमने इसको थोड़ा ठीक से कैसे लिखना होता है, जब आपको एग्जाम में पूछा जाए हम अपनी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कैसे लिखते हैं। इट इज फॉर्मुलेटेड एज वी राइट मैक्सिमाइज z is equal to 40x1 plus 35x2 और हम सामने लिख देते हैं इसके प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। तो उसके लिए हम लिखते हैं सब्जेक्ट टू, मतलब ये जो हमारा प्रॉफिट फंक्शन है दिस इज सब्जेक्ट टू आर डिफरेंट कॉन्स्ट्रेंट्स। और वो कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है, सबसे पहला था हमारा रॉ मटेरियल वाला, वो था हमारा 2x1 प्लस 3x2 इज लेस देन और इक्वल टू 60। इसको हम सामने लिख देते हैं रॉ मटेरियल कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है जिस फॉर्म में पूछा गया है, आपको ये सारी चीजें मेंशन करनी है, तभी एग्जामिनर को फील आएगा कि यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस मॉडल। ठीक है, उसके बाद दूसरा कॉन्स्टेंट है लेबर आवर्स वाला, तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं 4x1 प्लस 3x2 इज लेस देन और इक्वल टू, कितने थे लेबर आवर्स 96। तो हम यहाँ साथ में इसके सामने लिख देते हैं लेबर आवर्स कॉन्स्टेंट। दो ही कॉन्स्टेंट्स थे हमारे, तो इसीलिए दो ही इक्वेशन बनी। ठीक है, जितने कॉन्स्टेंट्स होते हैं हमारी उतनी इक्वेशंस बनती हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, और फिर लास्ट में हम लिख देते हैं हमारी नॉन नेगेटिविटी कंडीशन जो थी x1 x2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हम इसके सामने लिख देंगे नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट लिख दो, रिस्ट्रिक्शन लिख दो, कंडीशन लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं, नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। राइट, तो अब ये जो हमने आपके सामने ये सारी चीजें लिखी हैं, ये हमारा बनता है फाइनल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब हमने अपनी स्टेटमेंट को एक्सप्रेस कर दिया है एक मैथमेटिकल मॉडल के फॉर्म में। अब इन्हीं इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है। तो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब है वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2। ठीक है, तो सोल्यूशन तो अभी हम आज नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी हमने क्वेश्चन किया है मैक्सिमाइजेशन वाला। अब एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं मिनिमाइजेशन वाला। ठीक है, कि उसमें हम कैसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो आइए देखते हैं दूसरी एग्जांपल। ओके, सो द अदर एग्जांपल इज the Agricultural Research Institute suggested to a farmer to spread out at least 4800 kg of special phosphate fertilizer and not less than 7200 kg of a special nitrogen fertilizer to raise productivity of crops in his fields। पहले हम एक बार पूरी statement पढ़ लेते हैं। There are two sources for obtaining these mixtures, A and B. Both of these are available in bags weighing 100 kg each and they cost 40 rupees and 24 rupees respectively. Mixture A contains phosphate and nitrogen equivalent of 20 kg and 80 kg respectively, while mixture B contains these ingredients equivalent of 50 kg each. Write this as a linear programming problem and determine how many bags of each type the farmer should buy in order to obtain the required fertilizer at minimum cost. Right? अब देखिए, स्टेटमेंट देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, आपने जो जो आपकी रिक्वायरमेंट वाली चीजें आपने वो नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिन्होंने फार्मर को सजेस्ट किया कि उन्हें अपनी फील्ड में अपने क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उनको किस तरह के फर्टिलाइजर्स डालने चाहिए। एटलीस्ट, अब देखिए यहाँ कंडीशन क्या है, एटलीस्ट। ठीक है, मिनिमम 4800 kg ऑफ
फॉस्फेट फर्टिलाइजर एंड नॉट लेस देन का फिर से वही मतलब है कि 7200 kg ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर उनको ये स्प्रेड आउट करने चाहिए। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर देखिए रिस्ट्रिक्शन या कॉन्स्ट्रेंट या लिमिटेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि किसी चीज की कमी है तो आपको मतलब मैक्सिमम आप उतना ही यूज कर सकते हो। यहाँ पर लिमिटेशन का मतलब ये होता है कि आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि आपको इन इन चीजों के दायरे में रह के काम करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है दो चीजों की, एक तो फॉस्फेट फर्टिलाइजर है और दूसरा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है। ठीक है, शॉर्ट में लिख लेते हैं फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। ठीक है, तो फॉस्फेट जो है एट लीस्ट मतलब मोर देन और इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 4800 kg आपको यूज करना है। ठीक है, और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर मोर देन और इक्वल टू कितना 7200, क्योंकि आपको बोला गया मिनिमम इतना यूज करना है, इससे कम नहीं कर सकते, तो या तो इतना या इससे ज्यादा यूज करना है। ठीक है, ये चीज हो गई। दूसरा, अब नाउ देयर आर टू सोर्सेज फॉर ऑब्टेनिंग दीज मिक्सचर्स। ये फॉस्फेट और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के मिक्सचर के लिए आपके पास मतलब ये दो फर्टिलाइजर्स के दो सोर्सेज हैं, टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स हैं ए एंड बी। ठीक है, अब दोनों क्या है, बोथ ऑफ दीज आर अवेलेबल इन बैग्स weighing 100 kg each and they cost 40 rupees and 24 rupees respectively। इसकी कॉस्ट है 40 रुपीज और बी की कॉस्ट है 24 रुपीज। ठीक है, ये गिवन है। और उसके बाद अच्छा, और इनका कितना है, दे आर अवेलेबल इन बैग्स weighing 100 kg ईच, दोनों 100 kg के वेट में मिलते हैं, मतलब ऐसा नहीं है 10 किलो का बैग आपको मिल जाएगा, आपको 100 kg के बैग्स मिलेंगे। ठीक है, नाउ मिक्सचर ए कंटेन्स, बैग ए जो है मिक्सचर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन दोनों बैग्स में कुछ क्वांटिटी फॉस्फेट की है कुछ नाइट्रोजन की है, एक कुछ प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको मिक्सचर बोल रहे हैं, मिक्सचर ऑफ बोथ फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। तो मिक्सचर ए में देखिए कितना है, फॉस्फेट और नाइट्रोजन है 20 kg एंड 80 kg रिस्पेक्टिवली, मतलब मिक्सचर ए में 20 kg फॉस्फोरस है और 80 kg नाइट्रोजन है। ठीक है, और बी बैग में आपके पास है मिक्सचर बी कंटेन्स दीज इंग्रेडिएंट्स इक्विवेलेंट ऑफ 50 kg ईच, मतलब 50 kg फॉस्फोरस 50 kg नाइट्रोजन। ठीक है, तो अब ये जो आपको ऊपर लिखा था ना 100 kg के बैग्स हैं, तो अब इनकी सिग्निफिकेंस खत्म हो जाती है क्योंकि इस 100 kg को फर्दर बाइफरकेट कर दिया हुआ है कि 20 किलो उसमें फॉस्फोरस है और 80 किलो उसमें नाइट्रोजन है, वैसे ही बी वाले में 50 kg फॉस्फोरस एंड 50 kg नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। अब इसको सारा यूज करके आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है एंड देन यू हैव टू डिटरमिन कि कितने बैग ऑफ ईच टाइप ए और बी के मतलब कितने बैग्स होने चाहिए दैट द फार्मर शुड बाय इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड फर्टिलाइजर एट मिनिमम कॉस्ट। तो यहां से पता लग जाता है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, टू मिनिमाइज द कॉस्ट। ठीक है, मिनिमाइज करना है, तो अब हम लिखेंगे कैसे। सबसे पहले हमें डिसीजन वेरिएबल देखने होते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारा डिसीजन वेरिएबल क्या था, मतलब जो वेरिएबल हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है, वहां डिसीजन हमें लेना था कि हमें क्वेश्चन में जो गिवन था कि हम प्रोडक्ट ए के कितने यूनिट्स बनाए, प्रोडक्ट बी के कितने यूनिट्स बनाए, तो वहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स x1 एंड x2 हमने लिया, वो हमारे डिसीजन वेरिएबल्स थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलते हैं सपोज ए टाइप का जो मिक्सचर है बैग ए, वो हम x1 नंबर ऑफ बैग्स रख लेते हैं और b के लिए हम x2 बी द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ टाइप बी, मिक्सचर बी या टाइप बी। ठीक है, तो उस हिसाब से देखिए अगर एक बैग की कॉस्ट है, ए बैग जो है बैग ए, उसके एक बैग की कॉस्ट है 40 रुपीज, तो टोटल अगर x1 नंबर ऑफ बैग्स हम लेते हैं तो कितना बन जाएगा 40x1। ठीक है, वैसे ही अगर टाइप बी जो है बैग बी, एक बैग की कॉस्ट है 24 रुपीज और टोटल x2 इज द नंबर ऑफ बैग्स जो हम ले रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट बन जाएगी 24x2। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट बनेगी, उस कॉस्ट को हमें मिनिमाइज करना है, तो इसके लिए भी हम
z से रिप्रेजेंट करेंगे, z इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितनी है 40x1 प्लस 24x2। इसको इस फंक्शन को हमें मिनिमाइज करना है। अभी कंफ्यूज मत होइए, कैसे करना है वो हम आगे सॉल्यूशन पार्ट में कवर करेंगे। अभी सिर्फ देखिए एक्सप्रेस कैसे करना है, ठीक है। सो मिनिमाइज z इज इक्वल टू 40x1 प्लस 24x2। अब आ जाते हैं हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स। तो कॉन्स्ट्रेंट्स हम कैसे लिखते हैं, पहले तो देखो कितने कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उतनी इक्वेशंस बनेगी। हमारे दो कॉन्स्टेंट्स हैं फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के, ठीक है। तो फॉस्फोरस का कॉन्स्टेंट है 4800 और नाइट्रोजन का है 7200, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी टोटल आना है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4800, क्योंकि हमें बोला है कि फॉस्फोरस टोटल जितना यूज होना है तो मिनिमम 4800 हमें यूज करना ही करना है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का टोटल होगा इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4800, ठीक है। वैसे ही नाइट्रोजन मिनिमम 7200 केजी हमें यूज करना ही करना है। तो इसलिए जो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वो होगा या तो इसके बराबर या इससे बड़ा, ठीक है। दिस टोटल शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 7200, ठीक है। अब वो आएगा क्या, देखिए यहाँ हम लिख लेते हैं ताकि याद रहे, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, राइट। अब देखिए फॉस्फेट के लिए हमारे पास क्या है, ए और बी में देखिए, ए में है 20 केजी फॉस्फेट, ठीक है, एक बैग में। तो टोटल x1 इज द नंबर ऑफ बैग्स, तो टोटल फॉस्फेट कितना हो गया यहाँ पर 20x1, ठीक है। वैसे ही टाइप बी में एक बैग में 50 केजी फॉस्फेट है, तो अगर x2 नंबर ऑफ बैग्स हम लेंगे तो टोटल इसमें फॉस्फेट कितना हो जाएगा 50x2, ठीक है। इन दोनों को टोटल करेंगे तो टोटल फॉस्फेट आ जाएगा। तो हमें यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मिल जाएगा 20x1 प्लस 50x2, ठीक है। इज दैट क्लियर। ये हो गई हमारी फॉस्फेट रिक्वायरमेंट। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन की। तो देखिए नाइट्रोजन के लिए हमारा जो ए बैग है टाइप ए, उसमें एक बैग में 80 केजी नाइट्रोजन है। तो अगर एक बैग में 80 केजी है तो x1 नंबर ऑफ बैग्स हैं, तो टोटल नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 80x1। वैसे ही टाइप बी है, एक बैग में 50 केजी नाइट्रोजन है और x2 इज द नंबर ऑफ बैग्स, तो टोटल नाइट्रोजन कितना हो गया 50x2, राइट। और इन दोनों को टोटल करेंगे तो हमारी टोटल नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट बन जाएगी। तो 80x1 plus 50x2 should be greater than or equal to 7200, right। उसके बाद लास्ट में आता है हमारा नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। वो क्या कहती है कि ये जो हमारे सोर्सेज है नंबर ऑफ बैग्स, ये नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता ना, हम नहीं बोल सकते -10 बैग्स हमें दे दो, ठीक है। तो x1 और x2 दोनों की वैल्यू या तो 0 या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव वैल्यू। तो ये हमारा हो गया लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल तैयार, ठीक है। तो अब हमने इसको फाइनल आंसर कैसे लिखना होता है, इट विल बी मिनिमाइज z इज इक्वल टू 40x1 प्लस 24x2। देखिए शुरू में आपको सारी चीजें लिखनी है। लेट x1 बी द नंबर ऑफ बैग ए, फिर x2 इज द नंबर ऑफ बैग बैग बी और मिक्सचर बी, ठीक है। तो आपको डिफाइन करना है कि x1 x2 क्या डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे, अब मिनिमाइज कॉस्ट करनी है ना, हम सामने लिख देते हैं कॉस्ट। उसके बाद हमें रिस्ट्रिक्शंस के लिए लिखना होता है सब्जेक्ट टू क्या कॉन्स्ट्रेंट्स है, पहला कॉन्स्ट्रेंट था हमारा 20x1 प्लस 50x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4800। ये हमारी थी फॉस्फेट रिक्वायरमेंट, ठीक है, मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट है। फॉस्फेट रिक्वायरमेंट लिख लो या कॉन्स्ट्रेंट लिख लो, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद दूसरा कॉन्स्ट्रेंट है हमारा नाइट्रोजन वाला, उसका था 80x1 प्लस 50x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 7200। ये थी हमारी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट, ठीक है। दो ही रिस्ट्रिक्शंस थी हमारी, तो इसीलिए दो ही इक्वेशंस बनी। ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको ये चीज याद हो जाए कि जितने कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं उतनी ही आपकी ये वाली इक्वेशंस बनती हैं, ठीक है। और लास्ट में आ गया हमारा नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट x1 x2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आप देख रहे होंगे बीच में कॉमा लगाया है, ठीक है, x1 एंड x2। और इसको हम लिखते हैं नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट या रिस्ट्रिक्शन, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन कुछ भी लिखिए।
तो इस तरीके से हमें हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये सबसे पहला जो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज लिखते हैं, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। उसके बाद हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स आते हैं और लास्ट में नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट आता है। ठीक है, so this is how we express our problem into a linear programming model. तो I hope with these two examples आपको समझ आ गया होगा कि हमें कैसे प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करना है, कैसे फॉर्मुलेट करना है। ठीक है, तो इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम बढ़ेंगे इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन वाली वीडियो पढ़ने से पहले आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपके कोई सजेशंस या फीडबैक हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो विद दिस आई विल टेक यू लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।